प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम पंडित अंबिका दत्त व्यास विरचित जो ऐतिहासिक उपन्यास है शिवराज विजय, उसका एक सामान्य परिचय देखेंगे आज। जो भी कोई ग्रंथ होता है वो अगर उपन्यास की श्रेणी में आता है तो उसका 6 दृष्टियों से मूल्यांकन किया जाता है। वह 6 बिंदु क्या हैं? कथा, संवाद, चरित्र चित्रण, देश काल, रचना शैली और अंतिम है उद्देश्य अथवा प्रयोजन। तो हम कल जो देखे थे उसमें था प्रथम कथा के आधार पर हमने उसका विश्लेषण करने का प्रयास किया था। तो आज हम देखते हैं कि ये कथा वस्तु किस तरह से है, क्या ऐतिहासिक है, क्या काल्पनिक है, या किस तरह से है। तो ये कथा वस्तु ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों ही को जोड़े हुए है, क्योंकि इसमें मुख्य जो कथा है वो शिवाजी जो मराठा वीर थे उनकी कथा के माध्यम से तत्कालीन जो समाज था उसमें राष्ट्रीयवाद की, जातीय गौरव की भावना भरने का प्रयास किया गया है। और एक दूसरी इसमें कथा है रघुवीर सिंह और सौवर्णी की प्रेम कथा। इसके माध्यम से इसमें एक तरह से रोचकता बनाए रखी गई है। श्रृंगार रस का भी इसमें तत्व डाला गया है। तो वीर रस इसका प्रमुख रस है और श्रृंगार रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, भयानक रस इत्यादि रस भी इसमें यथास्थान पर दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें युद्ध का चित्रण आता है। तो आपको पता ही है कि मराठा जो थे शिवाजी, वो महाराष्ट्र में बहुत ही समादृत थे और महाराष्ट्र के साथ ही जब उन्होंने औरंगजेब के अत्याचारों से जनता को छुड़ाया, गौ ब्राह्मण जाति देश इत्यादि का उद्धार किया, धर्म की पुनर्स्थापना की, हिंदू धर्म की, तो वे संपूर्ण भारत के नायक के रूप में उभरे। और उसी तत्व को लेकर पंडित अंबिका दत्त व्यास ने ये ऐतिहासिक उपन्यास लिखा, जो कि एक तरह से बांग्ला का प्रभाव भी है इस पे। और नॉवल जो लिखने की परंपरा है वो अंग्रेज़ों की परंपरा है। अंग्रेज जो कि सबसे पहले बंगाल में प्रतिष्ठित हुए थे, तो बंगाल में नॉवल लिखे जाने लगे बांग्ला भाषा में, और फिर बाद में हिंदी भाषा में लिखे जाने लगे। परंतु संस्कृत में नॉवल लिखने की परंपरा नहीं थी। इसी के अभाव को देखते हुए पंडित अंबिका दत्त व्यास ने एक नवीन उद्भावना करते हुए संस्कृत में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की जो परंपरा का शुरुआत किया। तो ये जो ऐतिहासिक तत्व है इसमें इसलिए इसमें कुतूहल नहीं है ज़्यादा, परंतु फिर भी काल्पनिक पात्रों के माध्यम से कुछ काल्पनिक तत्व डालकर कुतूहल की सृष्टि कर दी है जो पंडित अंबिका दत्त व्यास ने। इसमें 2 कथाएं समानांतर रूप से चल रही हैं, महावीर शिवाजी की ऐतिहासिक कथा और रघुवीर सौवर्णी की काल्पनिक कथा। तो अब हम देखते हैं कि ये जो कथा है ये किस तरह से है। महावीर शिवाजी की ऐतिहासिक कथा है। तो शिवराज विजय की जो कथा है वो 3 विरामों में विभक्त है और प्रत्येक विराम में 4 निश्वास है, यानी कि कुल 12 निश्वास हो गए, क्योंकि 3 विराम में 4 हुए तो 4 4 4 2 4 3 12 हो गए हैं। तो अब हम इसकी संक्षिप्त कथा वस्तु देख लेते हैं। आपको पता है कि हमारे भारत में औरंगजेब का जो समय था वह मुगल काल था, और उस समय इस्लामिक संस्कृति बहुत ज़्यादा हावी थी और भारतीय संस्कृति पर एक तरह से अत्याचार किए जा रहे थे। भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोगों पर उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। तो मराठा जो साम्राज्य के शासक शिवाजी थे उन्होंने क्या किया, मुगलों से देश को स्वतंत्र कराने के लिए एक तरह से वचन लिया, प्रतिज्ञा की। शिवाजी के गुप्तचर जो थे वो ब्रह्मचारियों के वेश में जगह जगह पर आश्रम बनाकर दो कोस पर आश्रम बनाकर रहते थे, और मुगलों के द्वारा जो भी गतिविधियां होती थी उन पर रखते थे अपना नियंत्रण, और जो भी कोई सूचना होती थी उसको शिवाजी को उपलब्ध करवाते थे और शिवाजी उसके अनुसार अपनी योजना बनाकर कार्य करते थे। तो जब शिवाजी का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था तो बीजापुर है दक्षिण में, उसका शासक था, उसने शिवाजी को जिंदा पकड़ने के लिए अपने एक गुप्तचर को भेजा, एक पत्र देकर। और उस पत्र को शिवाजी के जो गुप्तचर थे, जो कि गौर सिंह और श्याम बटू नाम के जो गुप्तचर थे, उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया किसी भी तरह से और शिवाजी को उस पत्र को पहुंचा दिया। इस पत्र को जब शिवाजी ने प्राप्त किया तो उसने अफजल खां को ही छलने की एक योजना बना ली कि अफजल खां को ही वापस चला जाएगा। तो उन्होंने अफजल खां के माध्यम से आया हुआ एक जो था दूत गोपीनाथ, उसके द्वारा
मुलाकात का एक समय लिया है अफजल खां से और उन्हें मिलने के लिए बुलाया। जब उन्होंने मिलने के लिए उसे बुलाया तो प्रताप दुर्ग की तलहटी में अफजल खां को मिलने के लिए बुलाया, और उस समय उनका जो मुख्य सेवक था शिवाजी का, गौर सिंह भी कायक के वेश में वहीं अफजल खां के शिविर में जाकर संपूर्ण षड्यंत्र का भेद निकाल के ले आया। अब शिवाजी जो थे वो मिलने तो अफजल खां से अकेले गए हैं और निशस्त्र गए हैं, मतलब अस्त्र उनके हाथ में कुछ नहीं है, परंतु फिर भी उन्हें पता है कि वो धोखे से मुझे मारने वाला है, तो वो कवच पहन के गए हैं अपने कपड़ों के नीचे, और हाथ में बाघ जो होते हैं, शेर के नाखून होते हैं, उनको पहन रखा है उन्होंने, और वो एक तरह से हथियार है, वो गुप्त हथियार है शिवाजी का। तो जब आलिंगन किया यानी गले लगे शिवाजी और अफजल खां दोनों, तो उन्होंने उसको एक तरह से मार दिया, उसके कंधों को और गर्दन को फाड़ दिया और उसको वहीं पर मार दिया। और जो शिवाजी की सेना थी जो कि वहीं जंगल में छुपी हुई थी, उसने मुसलमानी सेना को हराकर भगा दिया वहाँ से, और इस तरह से अफजल खां के शिविर को नष्ट कर दिया। और बीजापुर का जो दरबार की तरफ से भेजा गया अफजल खां था उसकी वहाँ शिकस्त हुई। अब जो प्रथम सर्ग है, प्रथम निश्वास है इसमें, उसकी कथा क्या है कि गौर सिंह और श्याम बटू नाम के जो ये दो ब्रह्मचारी हैं वो किसी आश्रम में रह रहे हैं, जो कि एक तरह से गुप्त आश्रम है, गुप्तचर एक ठिकाना है शिवाजी के द्वारा बनाया गया। वहाँ पर जो एक यवन युवक था उसने जो संदेश लेकर पहुँच रहा था, उस संदेश को ही उन्होंने निकाला था इसके उससे। तो उस यवन युवक ने क्या किया कि अपनी दुष्प्रवृत्ति से प्रेरित होकर एक ब्राह्मण कन्या का अपहरण कर लिया और उसका बलात्कार वो करना चाहता था, परंतु गौर सिंह और श्याम सिंह के द्वारा उस बालिका को बचा लिया गया। और बचाकर जब वह अपने गुरु के पास आश्रम में वापस लेकर उस बालिका को उपस्थित हुए तो परिचय पूछा गया गुरु के द्वारा, और उन्हें उस समय एक रहस्य उद्घाटन हुआ कि ये जो ब्राह्मण कन्या जो उन्होंने बचाई है जिसका नाम सौवर्णी है, वो तो गौर सिंह और श्याम सिंह की ही बहन है। और उस ब्रह्मचारी गुरु के अनुरोध पर ही गौर सिंह ने अपनी पूरी बात बताई कि वो जो गौर सिंह और श्याम सिंह थे वो दोनों ही किसी जागीरदार जो थे उदयपुर के जागीरदार खड़क सिंह के पुत्र थे, और उनके माता पिता की जो मृत्यु है बचपन में ही हो गई थी। तब दोनों भाई और बहन यानी सौवर्णी ये किसी पुरोहित की संरक्षणा में रख दिए गए थे, और पुरोहित ही इनको पालन पोषण कर रहे थे। एक बार जब दोनों भाई गौर सिंह और श्याम सिंह कहीं शिकार खेलने चले गए तो वहाँ पर वह लुटेरों के द्वारा पकड़ लिए गए, और पकड़ने के बाद वो किसी भी तरह से वहाँ प्रयास करके वहाँ से भागे, और हनुमान मंदिर के एक अध्यक्ष हैं उनकी सहायता से वो महाराष्ट्र पहुँच गए। महाराष्ट्र पहुँचने के बाद में उन्होंने शिवाजी से भेंट की, और शिवाजी के भेंट करने के बाद वो शिवाजी के गुप्तचर के रूप में इस आश्रम में रहने लगे, और इस आश्रम के एक गुरु के माध्यम से वहाँ अध्ययन भी करते हैं वो, और गुप्तचरी का काम भी करते हैं। अब इधर दूसरी तरफ जो है दक्षिण का सूबेदार है एक शाइस्ता खां, उसने पूना पर आक्रमण किया, और पूना पर आक्रमण करने के बाद में वहीं पर वो रहने लगा शिवाजी के महलों में। अब शिवाजी का तो युद्ध करना अनिवार्य हो गया, क्योंकि अब तक तो वो युद्ध नहीं कर रहे थे, ऐसे ही जो थी छद्म पद्धति से चल रहा था उनका अभियान, परंतु अब युद्ध अनिवार्य हो गया। शिवाजी ने सिंह दुर्ग में अपना एक संदेश रघुवीर सिंह द्वारा तोरण दुर्ग के अध्यक्ष के पास भेजा। रघुवीर सिंह कौन है? रघुवीर सिंह और सौवर्णी की प्रेम कथा जो अब शुरू हो रही है, इसमें एक तरह से शिवाजी का ही एक सैनिक है, विश्वस्त सैनिक है, उसके माध्यम से तोरण दुर्ग के अध्यक्ष के पास एक संदेश भेजा। रघुवीर सिंह बहुत ही आंधी तूफान बारिश की परवाह नहीं करते हुए भी तोरण दुर्ग पहुँचे, और वहाँ पर जो दुर्ग अध्यक्ष थे उनके कहने पर हनुमान मंदिर में ठहरे। हनुमान मंदिर में ही जो पुरोहित हैं वो सौवर्णी के साथ में वहाँ पे रहते हैं, तो मंदिर की वाटिका में गाना गाती हुई उन्होंने सौवर्णी को देखा। सौवर्णी के गाने से वो बहुत प्रभावित हुए और उससे एक तरह से प्रेम करने लगे। अब सौवर्णी और एक तरह से रघुवीर सिंह की प्रेम कथा यहाँ पर शुरू हो गई है। अब इधर क्या हो रहा है कि जो शिवाजी हैं वो अपने बाल सखा है माल्यश्रीक, उसके साथ में शाइस्ता खां के निवास पूना जो उन्होंने बना रखा है, यानी पूना पर कब्जा करके उन्होंने उनके महलों को निवास स्थान बना लिया था। तो शिवाजी एक बार अपने मित्र माल्यश्री की सहायता से वहाँ पर पहुँचते हैं गुप्त रूप से, और निरीक्षण करके आ जाते हैं कि गुप्त रूप में किस तरह से वो वहाँ पर कर सकते हैं, वापस विजय कर सकते हैं अपने दुर्ग को, पूना दुर्ग को। तो उस समय वहाँ पर चांद खां नाम का एक शाइस्ता खां का सैनिक है, वो उनका पीछा करता है शिवाजी का, उसे शक हो जाता है तो पर तो शिवाजी उसको मार देते हैं वहीं पर। और
फिर क्या करते हैं, कुछ दिनों बाद में वहाँ पर एक योजना के द्वारा वो बारात के माध्यम से और अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के माध्यम से शिवाजी प्रवेश कर जाते हैं दुर्ग में पुनः, और चांद खां को और शाइस्ता खां के पुत्र को रघुवीर सिंह जो मुख्य सैनिक था शिवाजी का उसने उनको मार दिया है। और शाइस्ता खां उस समय भाग गया है, वो नहीं मर पाता है, वो उसकी उंगली बस एक क्षतिग्रस्त होती है, उंगली में कुछ घाव लगता है, कट जाती है उंगली, और वो खिड़की से कूद कर भाग जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि औरंगजेब की जो पुत्री है रोशन आरा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है रघुवीर सिंह के द्वारा। अब ये जो रोशन आरा है, यहाँ पर इसके संस्कृत में हम इसका नाम रस नारी मिलता है। ये शिवाजी से प्रेम करने लगती है क्योंकि उनकी पराक्रम से, वीरता से बहुत प्रभावित हो जाती है वो, और वो प्रणय निवेदन भी करती है शिवाजी से कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, परंतु शिवाजी कहते हैं कि जब तक आपके पिता आपको मुझे सौंपेंगे नहीं, आपके पिता को ये प्रेम प्रसंग स्वीकार नहीं होगा, तब तक मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। इस प्रकार से वह उसे समझाते हैं। अब जय सिंह जो कि औरंगजेब के द्वारा भेजा गया सैनिक है परंतु राजपूत है जाति से, वह क्या करता है, सेना के साथ आक्रमण कर देता है शिवाजी पर। और शिवाजी उस समय शिवाजी को मुगलों की संधि मानकर संधि स्वीकार करनी पड़ती है, और रोशन आरा और मुअज्जम जो कि औरंगजेब के पुत्र और पुत्री हैं उनको उसे वापस कर दिया जाता है, औरंगजेब को भी दे दिया जाता है। अब इधर क्या होता है कि जो शिवाजी का विश्वस्त सैनिक था रघुवीर सिंह, उसको किसी षड्यंत्र के द्वारा एक तरह से देशद्रोही घोषित करवा दिया जाता है और शिवाजी उसे निष्कासित कर देते हैं। अब शिवाजी के से निष्कासन प्राप्त करने के बाद जो रघुवीर सिंह है वो अपमानित महसूस करता है और राघव स्वामी नाम का वेश धारण करके वह रहने लगता है और शिवाजी के मतलब भले के लिए ही कार्य करता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी प्रेमिका जो सौवर्णी है उसका अपहरण करना चाहता है कोई क्रूर सिंह नाम का कोई सैनिक, तो वह उससे उसको छुड़वाता है और क्रूर सिंह की हत्या कर देता है। अब यहाँ पे जो जयसिंह की संधि हुई थी शिवाजी से, उसको आपको पता ही है कि 1666 में हुई थी, वो पुरंदर की संधि कहलाती है। उस संधि के प्रावधान के अनुसार ही औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होना था शिवाजी को। शिवाजी वहाँ उपस्थित होते हैं परंतु वो धोखे से बंदी बना लिए जाते हैं, शिवाजी को नज़रबंद कर लिया जाता है। अब रघुवीर जो कि शिवाजी का निष्कासित किया गया सैनिक था, वह अपने प्रयासों से शिवाजी को वहाँ से छुड़ा लेता है और वहाँ से भाग निकलते हैं। शिवाजी को जब ये पता चलता है कि राधा स्वामी ही रघुवीर है तो वह उसे समायाचना करते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने गलती से उसे देशद्रोही समझ लिया था और निष्कासित कर दिया था राज्य से। और रघुवीर सिंह के साथ में शिवाजी वापस आ जाते हैं अपने दुर्ग में, अपने इलाके में। उसके बाद ये जो रघुवीर सिंह है उसको मंडलेश्वर की उपाधि दी जाती है और सौवर्णी से उसका विवाह करवा दिया जाता है। दोनों जो है सम्मिलित रूप से जीवन निर्वाह करते हैं। शिवाजी विवाह में सम्मिलित होकर क्या करते हैं, बहुत मतलब आशीर्वाद देते हैं, शुभ वचन कहते हैं दोनों के लिए, सौवर्णी के लिए और रघुवीर के लिए। और यहाँ पर जो दूतों ने सूचना दी है यहाँ पर कि संधि में मुगलों को दिए गए जितने भी किले थे वो सब पुनः जीत लिए गए हैं और शिवाजी ने सतारा नगरी को अपनी राजधानी बना लिया है और कुछ ही दिनों में संपूर्ण महाराष्ट्र पर शिवाजी का अधिकार हो गया है। और औरंगजेब के द्वारा जो प्रेषित सेनापति था मोहब्बत खां, उसको भी भगा दिया गया है। इस प्रकार इसकी एक तरह से सुखांत, ये नाटक सुखांत उपन्यास है ये, और इसमें शिवाजी की एक तरह से पुनः जो मराठा साम्राज्य है उसको प्राप्त कर लेने की घटना का वर्णन है और औरंगजेब के सेनापतियों को परास्त कर देने की घटना है। और वीर से प्रोत ये उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास का है, तो इस प्रकार इसमें है। अब देखते हैं इसमें संवाद। जब उपन्यास है तो पात्र होंगे, पात्रों में आपस में बातचीत होती है तो उसको कहते हैं संवाद या अथवा कथोपकथन। तो जो प्राचीन गद्य काव्य हमें मिलते हैं उनमें संवादों का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, बहुत कम ही संवाद वहाँ मिलते हैं। परंतु जो उच्च कोटि के गद्यकार हैं दंडी, बाण, सुबंधु, उन्होंने संवाद लिखे हैं परंतु बहुत महत्व उन्होंने भी नहीं दिया है। आधुनिक उपन्यास में कथा प्रवाह एवं चरित्र चित्रण की सहजता के लिए संवाद तत्व को बहुत ही महत्व दिया जाता है और बहुत ही आनंदपूर्ण स्थान दिया जाता है उसको। तो शिवराज विजय भी जो कि ऐतिहासिक उपन्यास है, तो शिवराज विजय में भी संवाद एक और पात्रगत व्यक्तित्व के स्तर की अभिव्यक्ति करते हैं, तो दूसरी ओर कथा की संबद्धता, प्रवाह, राग और भावाभिव्यक्ति की नाटकीय सामर्थ्य को भी अभिव्यंजित करते हैं। यानी कि जो संवाद रखे गए हैं वो पात्र के
व्यक्तित्व को उभारते हैं और साथ ही कथा को भी रोचक बनाए रखते हैं, प्रवाह बनाए रखते हैं और भावाभिव्यक्ति भी करते हैं उसमें, और नाटकीय तत्व एक तरह से आ जाता है। उपन्यास होते हुए भी जैसे नाटक में संवाद तत्व होता है, महत्वपूर्ण डायलॉग महत्वपूर्ण होते हैं, वैसे ही उपन्यास में भी महत्वपूर्ण हो जाता है ये। अतः प्रस्तुत उपन्यास के नाटकीय प्रभावशाली संवाद संस्कृत गद्य काव्य के लिए एक नूतन दिशा निर्देश देते हैं। तो रसनारी यानी रोसनारा जो कि औरंगजेब की पुत्री थी, और शिववीर जो कि शिवाजी हैं, मराठा शिवाजी, उनका एक संवाद है। यहाँ पर संवाद को आप देख भी सकते हैं, संस्कृत में है वैसे तो देखिए क्या है। रसनारी ने कहा, वीर अति सादृश्यो अपि सुखम स्थापिता अपि दुखिता अस्मि त्वाम यतो यत्नैरपि न ज्ञातुम अशकम निज धन्यवाद भाजनम धन्य धन्यम मान्य वदान्यहम। तो शिववीर वापस कहते हैं, आर्य अपि कस्यापि महाराष्ट्र वीरस्य शिवराजिति नामधेय श्रीमत्या कर्ण सस्फुलीम अस्प्राक्षित। रसनारी कहती वापस, किम पार्वतोन्दुरु शिवहिति। शिववीर कहते हैं भद्र है, महाराष्ट्र राज शिववीर है, महाराष्ट्र राज का शिववीर है। रसनारी पूछती है वापिस, तत् किम पार्वतोन्दुरु को अपि अन्य है, तो क्या फिर पार्वतोन्दुरु जो कोई है कोई दूसरा है। इस प्रकार से बहुत ही सरल संस्कृत में यहाँ पर संवाद है और इनमें नाटकीय तत्व डाले गए हैं। अब आती है अन्य तत्व जो उपन्यास का तीसरा तत्व है, चरित्र चित्रण। चरित्र यानी उसमें जो डाले गए हैं वो चरित्र किस प्रकार के हैं। तो चरित्र चित्रण उपन्यास का प्राणभूत तत्व होता है। वस्तुतः किसी भी काव्य की में समग्र पात्रों को दो प्रकार से बांट सकते हैं, व्यक्तित्व प्रधान पात्र और प्रतिनिधि पात्र। व्यक्तित्व प्रधान पात्र क्या होते हैं, केवल अपनी निजी विशेषताओं को ही व्यक्त करते हैं, उनको ही उभारते हैं। परंतु प्रतिनिधि पात्र क्या करते हैं, जाति समाज वर्ग विशेष के गुणों को प्रतिबिंबित करते हैं, प्रतिनिधि होते हैं उसके, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो संस्कृत के प्राचीन गद्य काव्यों में जो भी बाण सुबंधु इत्यादि जो पात्र हैं उसमें व्यक्तित्व प्रधान पात्र ही मुख्य रहे हैं। और जो इन पात्रों में भी चरित्र में प्राचीन कवियों ने प्रायः प्रत्यक्ष अथवा विश्लेषणात्मक प्रणाली का आश्रय लिया, यानी सीधा उन्होंने ही बता दिया उनकी चरित्र की विशेषताओं को, अर्थात कवि ने स्वयं ही पात्रों के गुण और अवगुणों का वर्णन कर दिया। किंतु पंडित अंबिका दत्त व्यास ने क्या किया, शिवराज विजय में जो भी पात्र रखे हैं वो प्रतिनिधि पात्र रखे हैं, यानी कि एक पात्र के माध्यम से उसकी पूरे वर्ग की पूरी जाति की विशेषताएं प्रकट होती है। जैसे कि यहाँ पर जो शिवाजी के पक्ष वाले पात्र हैं, शिवाजी खुद और रघुवीर या फिर गौर सिंह, श्याम बटु इत्यादि जो भी पात्र हैं उनके सैनिक, वो जातीय गौरव, धार्मिक और राष्ट्रीय गौरव की अभिवृद्धि से ओतप्रोत हैं और इसी दृष्टि से उनका चयन करके इसी रूप में उभारा गया है, यानी कि संपूर्ण जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहाँ राजपूत पात्र रखे गए हैं तो अपनी वो राजपूत जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उनमें जो हैं शिवाजी और उनके जो सहायक गण हैं वो सभी देश प्रेम, वीर और धर्म प्रेमी चरित्र पात्रों के प्रतिनिधि हैं, यानी कि पूरा प्रतिनिधित्व करते हैं कि देश प्रेमी व्यक्ति कैसा होता था उस समय का। और इधर औरंगजेब जो हैं, औरंगजेब और औरंगजेब के पक्ष के व्यक्ति अफजल खान या फिर अन्य कोई मुस्लिम सेनापति या फिर सूबेदार इत्यादि जो भी हैं वो अहंकारी, विलासी, विश्वासघाती और उत्पीड़क व्यक्तियों के प्रतिनिधि हैं, अत्याचारी एक तरह से लोग हैं ये। तो इस प्रकार से यहाँ वर्तित हुए हैं। ये भी दो एक तरह से विपरीत चरित्रों के प्रतिनिधि पात्र यहाँ रखे गए हैं। गौर सिंह और श्याम सिंह आदि पात्र राजपूत जाति की विशेषताओं को व्यंजित करते हैं। इस प्रकार व्यास जी ने प्राचीन परंपरा से भिन्न प्रकार के पात्रों का चरित्र चित्रण किया। इसमें चरित्र चित्रण में भी उन्होंने प्राचीन कवियों की प्रत्यक्ष प्रणाली का आश्रय नहीं लिया, अपितु अप्रत्यक्ष प्रणाली का आश्रय लेकर पात्र की विशेषताएं उसी की क्रियाओं अथवा अन्य पात्रों के संवादों से ही व्यक्त करवाई है उन्होंने। यानी कि कवि खुद नहीं कहता कि उनका फला पात्र ऐसा है वैसा है वैसा है, बल्कि या तो पात्र के क्रियाकलाप ऐसे हैं उससे उसके चरित्र की विशेषताएं प्रकट होगी, या फिर अन्य पात्र उसके बारे में कहेंगे संवादों के रूप में। तो इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष प्रणाली। यही चरित्र चित्रण की अभिनयात्मक अथवा क्रियात्मक प्रणाली होती है। चरित्र चित्रण को अभिनय के माध्यम से प्रकट करते हैं तब भी ऐसी ही प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, या फिर क्रियात्मक प्रणाली यानी क्रियाओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। और आधुनिक उपन्यासों में इसी का अधिक आश्रय लिया जाता है। और चूंकि आधुनिक उपन्यास है 1857 के बाद 1858 में तो कवि अंबिका दत्त व्यास का जन्म ही हुआ है और उन्होंने जो 80 रचनाएं लिखी है उसमें मुख्य रचना
ये जो रचना है उनकी ये ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय। और इनके पात्रों की एक और है विशेषता कि काल्पनिक पात्रों के साथ साथ ऐतिहासिक पात्र भी यहाँ पर हैं। तो ऐतिहासिक पात्र तो आपको पता है, शिवाजी है, औरंगजेब है, अफजल खां हैं। और काल्पनिक पात्र यहाँ पर क्या हैं? गौर सिंह, श्याम सिंह, रघुवीर, ये यहाँ पर काल्पनिक पात्र हैं। परंतु काल्पनिक पात्रों को भी इस तरह से यहाँ पे रखा गया है कि पता ही नहीं चलता कि वो काल्पनिक हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि वो शिवाजी के अभिन्न हिस्से रहे होंगे और शिवाजी की जो जीत में उनका पूरा योगदान रहा होगा, जिस प्रकार से यहाँ इसमें दिखाया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर है। अब देखते हैं हम पात्रों की विशेषताओं में ही जो गौर सिंह और श्याम बटू हैं वो दोनों गुरु ब्रह्मचारी उनके गुरु हैं, उनके शिष्य हैं, दोनों सहपाठी भी हैं और गुरु भक्त भी हैं और देशभक्त भी हैं, और जयपुर राज्य के जागीरदार खड़ग सिंह के पुत्र हैं। और दोनों ने ही यवन जो सैनिक था उसे ब्राह्मण कन्या की रक्षा की है। ये वीर हैं, साहसी हैं और चतुर हैं बहुत ही। और शिवाजी तो मुख्य पात्र इसके हैं जो कि इसके नायक हैं। प्रतिनायक के रूप में यहाँ औरंगजेब है, और औरंगजेब एक तरह से अत्याचारी शासक, और शिवाजी जो हैं मातृभूमि के सच्चे भक्त हैं और मातृभूमि की रक्षा के लिए वो अपने सर्वस्व लुटा देने वाले वीर योद्धाओं से युक्त हैं। और उनकी सहायता से, अपने वीर योद्धाओं की सहायता से शिवाजी अपना राजपाट पुनः लेते हैं और देश गौरव की भावना से युक्त होकर मातृभूमि की सेवा करते हैं। अब आता है देश काल। देश यानी स्थान, काल यानी समय। तो प्रत्येक कथा वस्तु में विभिन्न पात्रों का समस्त क्रियाकलाप किसी स्थान विशेष में अथवा किसी समय में ही होता है। यही उपन्यास का देश काल तत्व कहलाता है। इस तत्व के अंतर्गत वातावरण, आचार विचार, प्राकृतिक दृश्य, रहन सहन आदि सभी तत्वों का समावेश हो जाता है। प्राचीन कवियों ने अपने गद्य काव्य में स्थान एवं समय का यह वर्णन अत्यंत विस्तृत, अतिशयोक्तिपूर्ण और अतिरंजित रूप में प्रस्तुत किया। तो प्राचीन कवि कौन? प्राचीन गद्यकार, यही सुबंधु, बाण, दंडी इत्यादि, इन्होंने तो बहुत ही अतिरंजित वर्णन किया है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। किंतु व्यास जी इस दोष से पूर्णतः मुक्त हैं। शिवराज विजय ऐतिहासिक उपन्यास है, अतः उसमें देश काल का यह तत्व अन्य गद्य काव्यों और उपन्यासों की अपेक्षा अधिक महत्व रखता है। व्यास जी ने देश काल के वर्णन में अतिरंजना को त्याग कर इतिहास एवं काव्य कला का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया है। अतिरंजना, अतिशयोक्ति उन्होंने छोड़ दी है और इतिहास और काव्य कला ही उनमें उभरी है, और उन्होंने इन दोनों को बहुत अधिक प्रमाणित भी बना दिया है। तो इस प्रकार से देश काल भी इतिहास का बहुत ही ऐतिहासिक जो उपन्यास होता है उनका मुख्य तत्व हुआ करता है। अब है यहाँ पर रचना शैली। रचना शैली क्या होती है? देखिए, किसी भी ग्रंथ की जो रचना शैली होती है उसको संस्कृत समालोचना में रीति शब्द से बताया जाता है, परंतु फिर भी रीति और शैली दोनों भिन्न भिन्न तो हैं ही, बिल्कुल एक जैसा नहीं है। आधुनिक दृष्टि से शैली के दो मूल तत्व होते हैं, वस्तु तत्व और व्यक्ति तत्व। शैली का वस्तु तत्व तथा संस्कृत की रीति लगभग एक ही होते हैं। रीति जो कहते हैं, रीति लिखी इसमें होती है संस्कृत में वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, पांचाली रीति इत्यादि इत्यादि रीतियाँ होती हैं। तो शैली का वस्तु तत्व और रीति तत्व संस्कृत का जो है वो एक ही होता है, किंतु व्यक्ति तत्व रीति में समाहित नहीं होता। संस्कृत समालोचकों ने रीति की जो विस्तृत व्याख्या की उसमें कवि के व्यक्तित्व का कहीं स्थान नहीं होता है। रीति में कवि के व्यक्तित्व को नहीं डाला जाता है कि कवि अपने व्यक्तित्व की दृष्टि से वो रीति बना देगा और डाल देगा, बल्कि रीतियाँ पहले से होती है, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, पांचाली रीति इत्यादि। तो इस व्यक्ति तत्व को छोड़ देने पर रचना शैली में भाषा, गुण, अलंकार, रीति एवं रसाभिव्यक्ति आदि अंतर्भूत होते हैं। तो देखिए, रीति अलग चीज़ है और शैली अलग चीज़ है। शैली कवि की खुद की शैली होती है, उसने किस प्रकार की भाषा यूज़ की, कैसा गुण अलंकार यूज़ की, रीति कैसे यूज़ की, तो इसमें व्यक्ति तत्व आ जाता है, तो वो बन जाती है शैली। रचना शैली की दृष्टि से भी व्यास का उपन्यास प्राचीन गद्य काव्यों से पर्याप्त भिन्न है। अब रचना शैली भी अलग है इन कवि की, क्योंकि आपने देखा कि बाण और सुबंधु जो हैं वो दीर्घ समास युक्त शैली का प्रयोग करते हैं, परंतु व्यास जी ने अल्प समासों का प्रयोग करते हुए मुख्यतः वैदर्भी रीति को ही अपनाया है। इनका गद्य है परंतु वैदर्भी रीति वाला ही है, कहीं कहीं पर है कुछ पांचाली रीति का भी, गौड़ी रीति का भी इसमें समावेश, परंतु मुख्यतः वैदर्भी रीति है, बहुत सरल है ये। पूर्ववर्ती जो गद्यकार थे उन्होंने भाषा को क्लिष्ट, कृत्रिम और अलंकार बोझिल बना दिया है, परंतु शिवराज विजय की भाषा कहीं भी क्लिष्टता और कृत्रिमता से युक्त नहीं है। अलंकारों का प्रयोग तो पर्याप्त हुआ है शिवराज विजय में,
परंतु श्लेष मूलक अलंकार बहुत कम है। श्लेष जो है वो थोड़ा कठिन अलंकार होता है, तो यहाँ जो अलंकार हैं वो बहुत ही सरल हैं। कौन कौन से अलंकार यहाँ प्रयुक्त हुए हैं? उपमा, अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, दीपक, स्वभावोक्ति, विरोधाभास, अप्रस्तुत प्रशंसा इत्यादि सरल सरल अलंकार ही प्रयुक्त किए हैं शिवराज विजय में कवि ने। वाक्य विन्यास, अलंकार प्रयोग, वर्णन प्रयोग आदि दृष्टियों से व्यास जी कादम्बरी जो हैं वाणभट्ट की कादम्बरी से प्रभावित दिखाई देते हैं थोड़ा सा, कि उसी तरह का उन्होंने थोड़ा वाक्य विन्यास अलंकार रखा है। किंतु उनके उपन्यास का संपूर्ण शिल्प जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो आपको पता है आधुनिक उपन्यासकार हैं, उनके उपन्यासों के अधिक निकट है। किस दृष्टि से? वाक्य विन्यास, अलंकार प्रयोग और वर्णन प्रयोग की दृष्टि से तो कादम्बरी के अधिक निकट है, परंतु संपूर्ण रूप से शिल्प कहें उसका संपूर्ण काव्य शिल्प तो वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यासों के अधिक निकट है। इस प्रकार प्राचीन और अर्वाचीन यानी नई और पुरानी दोनों ही शैलियों का सुंदर सम्मिश्रण करके शिवराज विजय में एक अपूर्व शैली का सृजन किया है पंडित अंबिकादत्त व्यास ने शिवराज विजय में। अब देखिए इनकी एक और विशेषता जो बिल्कुल नई विशेषता है इनकी, कि इन्होंने जो शब्द थे हिंदी में या महाराष्ट्र भाषा में जो प्रचलित शब्द थे उनका संस्कृतीकरण कर दिया। संस्कृत में उनको कैसे कहा जाएगा? तो देखिए लालटेन के लिए इन्होंने कहा काच मंजुषा, तानपुरा के लिए तानपुरिका, पीक दान होता है जिसमें पान खा के थूकते हैं तो उसको कहा इन्होंने निष्ठयुता दान भाजन। सलाम के लिए क्या कहा? आदर सूचक संकेत इन्होंने कहा। मुसलमान को क्या कहा? अरुण शमश्रु, लाल उसकी दाढ़ी होती है क्योंकि दाढ़ी पे वो मेहंदी लगाते हैं तो लाल हो जाती है उनकी दाढ़ी। अरुण शमश्रु, मूछ अरुण शमश्रु, दाढ़ी मूछ उनकी लाल होती है। चिल्ली भूत कहा चकाचौंध के लिए। चश्मा कहा उपनेत्र को, नेत्र भ्रम को कहा चक्षु भ्रमरिका। इसी प्रकार से ये तो शब्द हुए। अब कुछ नाम को तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे लिखने के लिए। व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं थी जैसे अप जल खां, उसको इन्होंने क्या कहा? अप जल खान बना दिया इनको। राजपुताना को कहा राजपुत्र देश। पूना को क्या कहा? पुण्य नगर। इसी तरह से चित्तौड़ को क्या कहा? चित्रपूर दुर्ग। रमजान जो मुस्लिमों का एक त्यौहार होता है, धार्मिक पवित्रता वाला त्यौहार होता है, उसको कहा इन्होंने रामयान। मस्जिद को कहा भज्जित मस्जिद। रोशनारा जो थी औरंगजेब की पुत्री उसको कहा रसनारी, और औरंगजेब का ही पुत्र था मुअज्जम, उसको क्या कहा? माया जिम्बह। गुड़गांव को क्या कहा? गिरिग्राम है। तो इस प्रकार उन्होंने व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का भी संस्कृत रूपांतरण कर दिया है और ये बहुत ही अद्भुत है ये, और कितना साम्य रखता है। देखो जैसा उन्होंने रखा ये उनका एक तरह से मति इनकी प्रकट होती है कि कितना समान रखा है उन्होंने। अफजल खां को अपजल खान, रसनारी रोशनारा, पुन्ना पुण्य नगर। तो इसमें ध्वनि का साम्य भी है और अर्थ भी अच्छा प्रकट हो रहा है। अब उद्देश्य की दृष्टि से हम देखते हैं तो किसी भी जो काव्य होता है, संसार में कोई भी कार्य सो उद्देश्य होता है, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। संस्कृत में काव्य रचना के उद्देश्य आपको पता है क्या होते हैं? काव्यम यशसे अर्थ कते व्यवहार विदेशी वेतरसते सद्य पर निवृत्ते है कांता समितयो उपदेश युजे। इस तरह से मम्मट ने काव्य के प्रयोजन बताए हैं। यहाँ नीचे 58 नंबर की टिप्पणी में मिल जाएगा आपको जो श्लोक मैंने बोला। तो देखिए आधुनिक दृष्टिकोण से काव्य का प्रयोजन क्या होता है कि लेखक या कवि के जीवन दर्शन तथा विशिष्ट विचारों की अभिव्यक्ति करना होता है आधुनिक दृष्टिकोण में काव्य का प्रयोजन। किंतु इस अभिव्यक्ति से कथा की रोचकता व्याहत नहीं होनी चाहिए। जो भी कोई कवि अपना लिखे तो उसमें कथा जो रोचक है उसकी रोचकता भंग नहीं होनी चाहिए। उद्देश्य के संबंध में इन दोनों प्राचीन एवं अर्वाचीन दृष्टियों को यदि सूक्ष्मता से देखें तो अधिक विभिन्न भी नहीं है। प्राचीन कवि लिखते थे जो चतुर्वर्ग प्राप्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए काव्य लिखते थे, वही उनका उद्देश्य होता था। और आधुनिक लोग जब लिखते हैं अपना जीवन दर्शन या अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, और इन दोनों को हम दोनों को मिला दें प्राचीन और अर्वाचीन को, तो इनमें कोई ज़्यादा अंतर भी नहीं है। शिवराज विजय उद्देश्य की दृष्टि से पर्याप्त सफल रचना है। कवि के जीवन का विशेष आदर्श भी उपन्यास के पात्रों के क्रियाकलाप में निरंतर प्रतिबिंबित हुआ है और अन्य प्रयोजन भी सहज ही सिद्ध हो गए हैं। तो कवि स्वयं अंबिकादत्त व्यास स्वयं कैसे थे? तो वो भी जरूर देशभक्त रहे होंगे, सच्चे ईमानदार रहे होंगे। जिस तरह से शिवाजी रहे होंगे तभी तो उन्होंने उससे प्रभावित होकर उनका उस तरह का चरित्र लिखा। तो इससे उनका खुद का भी विशेषता प्रकट पता चलती है, और अन्य प्रयोजन उनका क्या रहा होगा तो ये भी उन्होंने स्वयं बताया है। तो देखो उन्होंने अन्य प्रयोजन क्या बताया? अन्य प्रयोजन उन्होंने बताया है कि शिवराज विजय की भूमिका में स्वयं ही बता दिया है उन्होंने
निर्माण हेतु कहकर कि मेरे इसका निर्माण का हेतु क्या है, मुख्य प्रयोजन है उसका संस्कृत में किसी नई काव्य विधा की रचना करना, जो कि ऐतिहासिक उपन्यास है। हिंदू धर्म पर होने वाले अत्याचारों का प्रदर्शन करना, जातीय गौरव एवं धर्म की प्रतिष्ठा करना तथा क्या करना, अपने संदेश को जन जन तक पहुंचाना। जो भी संदेश है उसको जन जन तक वो पहुंचाते हैं। इस प्रकार शिवराज जो विजय है वो का अध्ययन मनन करने वाले सभी रसिक विद्वान एक स्वर में सहमत होंगे कि पंडित अंबिकादत्त व्यास अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में पूर्णतः सफल हुए हैं, पूर्ण काम हुए हैं। इस प्रकार इस ग्रंथ में जो भी अच्छा तत्व है उसको एक है डॉक्टर भगवान दास, भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास, उन्होंने कहा है, संक्षेप में कहा है कि शिवराज विषय में भाषा बहुत ही उत्तम है, ओजस्विनी है, अर्थपूर्ण भी है और सुबोध्य भी है। यथा स्थान, यथा अवसर और उद्दाम कोमल भाषा यहाँ प्रयुक्त की गई है। नव रस भी यहाँ पर बहुत ही औचित्यपूर्ण और दक्षता से रखे गए हैं, जिसमें वीर रस तो इसका प्रधान रस है और श्रृंगार रस भी इसमें मुख्यतः वर्णित है। सर्वथा सात्विक, सुशील, कोमल और प्रतिनिधि रूप में श्रृंगार रस यहाँ पर व्यक्त हुआ है। कहीं पर भी इसमें अश्लीलता नहीं है। और जहाँ जहाँ युद्ध का प्रसंग है वहाँ वहाँ पर रौद्र, भयानक, विभत्स रस भी मिलता है। और वीर रस के संबंध में तो अद्भुत और पर्याप्त तो यहाँ पर मिलता ही है हमें कि वीर रस से तो ओतप्रोत है ही ये पूरा काव्य। इस प्रकार से हम यहाँ देखेंगे कि राजनीति और चार चातुर्य और रण कौशल भी यहाँ पर सुंदर व्यक्त हुआ है। सर्वोपरि गुण इसका यह है कि विषय ऐतिहासिक है और अधिकांशतः वास्तविक ही है। जिन भावों का अर्वाचीन संस्कृत ग्रंथों में सर्वथा भाव रहा है, यानी कि प्राचीन ग्रंथों में ऐतिहासिक तत्व और वास्तविक तत्व कम रहे हैं, काल्पनिक लिखे गए हैं। गद्य जो भी लिखे गए हैं, बाण, दंडी, सुबंधु इत्यादि ने काल्पनिक कथाएं लिखी है। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ का यानी शिवराज विजय का जितना प्रचार हो उतना ही अच्छा है। और इस प्रकार से हम जो हैं पंडित अंबिकादत्त व्यास, जो कि एक तरह से सरस्वती के वरद पुत्र थे, उनके द्वारा लिखे गए इस शिवराज विजय नामक ऐतिहासिक उपन्यास का आज से एक सामान्य अध्ययन किए हैं। इस सामान्य अध्ययन के द्वारा तत्कालीन समाज संस्कृति का भी प्रकटीकरण किया गया है, क्योंकि उपन्यास में जो मुख्य तत्व होता है वो होता है उस समय की जो व्यक्तियों की भावनाएं हैं, उनका जो क्रियाकलाप है उसको व्यक्त करना और जन सामान्य के द्वारा जन सामान्य की भाषा में ही संवादों को कहना उपन्यास का एक मुख्य तत्व होता है। तो वही इन्होंने यहाँ उभारा है और एक नवीन काव्य सृजना की है। 42 वर्ष की अल्प आयु में ही इस धरती से विदा ले लेने वाले पंडित अंबिकादत्त व्यास संस्कृत साहित्य के ही नहीं अपितु हिंदी साहित्य के भी प्रसिद्ध कवि के रूप में हैं। बिहारी विहार नाम का जो उनका ग्रंथ है वो हिंदी साहित्य में पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार से ये साहित्य जगत को एक तरह से चमत्कृत कर देने वाले, अपने ज्ञान राशि से धन्य बना देने वाले कवि हैं। तो आज हमने इसको देखा। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसकी सदस्यता ले लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने अमूल्य सुझाव दीजिए, हमारा उत्साहवर्धन कीजिए ताकि हम इसी तरह से निरंतर प्रयास करते रहें। और आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपका जो प्रेम है हमें मिलता रहा है और मिलता रहेगा, यही उम्मीद है। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। धन्यवाद।